अब की बार मजबूर सरकार, 400 पार का नारा ढेर होने के साथ ही मतदाता के फैसले ने ये बता दिया है कि भारत में स्पष्ट बहुमत वाली 10 साल की सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को बनाए ताक रखकर अपनी मनमानी की। इसलिए इस बार उसने साफ तौर पर जनादेश देने की अपेक्षा मिला जुला जनादेश दिया, यानी कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। तो जो नतीजे आए हैं वो क्यों आए हैं, जनता का उसमें क्या सोच है, और इन नतीजों के बाद भारत की जो सरकार बनने वाली है वो क्या मजबूर सरकार होगी या फिर से मजबूत सरकार होगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक गोविंद चतुर्वेदी जी, द हिंदू के वर्षों तक ब्यूरो चीफ रहे सनी सेबेस्टियन जी, और राजस्थान जनसत्ता के जयपुर ब्यूरो चीफ, राजस्थान ब्यूरो चीफ रहे राजीव जैन जी। ये तीनों दिग्गज पत्रकार बताएंगे कि इस जनादेश का क्या अर्थ है और जनता ने क्या सोचकर इसको दिया है। सबसे पहले गोविंद जी, आप अनम्यूट करो, भाई जो म्यूट है आप अनम्यूट कर लो गोविंद जी वैसे। नमस्ते सभी साथी पैनलिस्टों को और सारे हमारे दर्शक श्रोताओं को। जो नतीजे आए और आपने बहुत सीधा सवाल किया कि ये मजबूत सरकार होगी आने वाली या मजबूर सरकार होगी, और दूसरा ये कि देश के मतदाताओं ने क्या सोचकर ये फैसला दिया। शिवाजी जी, बहुत संक्षेप में अगर मैं अपनी बात शुरुआती तौर पर कहूं तो आपने जो जहां से शुरू किया कि एक निर्वाचित सरकार, एक बहुमत वाली सरकार जब जनता की बातों को उतना नहीं सुनती जितना उसे सुनना चाहिए, तब फिर जनता के मन में परेशानियां खड़ी होती हैं। और उसके लिए ज्यादा उदाहरण देने के बजाय मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, किसानों के 3 बिलों का। किसान नहीं चाहते थे देश के कि वो बिल लागू हो। सरकार ने अपने तरफ से जो कुछ भी सोचा वो बिल बना करके संसद से पारित करा लिए। विपक्ष की उन बिलों को पारित करने में कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर आजकल संसद और विधानसभाओं में जो होता है वो हंगामा ज्यादा होता है, और उस हंगामे के लिए कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है ये अभी बात करने का मौका नहीं है। लेकिन कुल मिला के उस एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, अल्टीमेटली आंदोलन हुआ, 600-700 किसान मारे गए, महीनों तक देश की जनता ने उस आंदोलन की आग को भोगा, और अंत में जाके सरकार को वो 3 किसान बिल वापस लेने पड़े। तो ये एक उदाहरण है कि जब सरकार नहीं सुनती तो फिर जनता अपना जब मौका आता है, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो जनता फिर लोहार बन के काम करती है मतदान के मौके पे, और वो उसने इस बार किया। निश्चित तौर पे बीजेपी को 240 सीट मिली है, वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि उसने जो चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया था उस गठबंधन को 292 सीट मिली है, जो बहुमत के आंकड़े से 20 आगे। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो भी सरकार बनेगी, पहला दावा स्वाभाविक रूप से बीजेपी और एनडीए करेंगे, लेकिन उसके साथ के साथ इंडिया गठबंधन जिसको 234-35 सीट मिली है, वो भी बराबर से कोशिशों में। अल्टीमेट क्या होता है यह सब कुछ निर्भर करेगा 2 लोगों पर, जिसको आज इन दिनों में पिछले 24 घंटे से एन फैक्टर कहा जा रहा है, नायडू और नीतीश कुमार। और इन दोनों के पास 30 सीटें हैं, 28 सीटें हैं। तो इन 28 सीटों के सहारे फिर आगे की जोड़ बाकी के लिए आज कसरत होनी है, 1-2 दिन लगेंगे। लेकिन जो भी सरकार बनेगी, मैं इतना कह सकता हूं, चाहे वो एनडीए की बनो
या वो इंडिया गठबंधन की बनो। सरकार शायद 5 साल चलने वाली होगी। मजबूर में अगर उसको ना भी कहूं तो ये जरूर कहूंगा कि उन पर पूरा अंकुश रहेगा और कोई भी नेता या कोई भी एक पार्टी अपनी मनमानी करके देश को नहीं चला पाएगी। जी राजीव जी, राजीव जी अनम्यूट कर लें आप इसको एक बार। राजीव जी अनम्यूट कर लें। हाँ सुभाष जी, जिस तरीके से गोविंद जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो जनादेश मिला वो किस रूप में मिला। अब 10 साल तक एक सरकार थी, बहुमत वाली सरकार थी, बड़े बहुमत वाली सरकार थी। उसने जो कार्य किया, जो भी किया, वो जनता ने फैसला दिया। अब वो जो आने वाली सरकार बनेगी, अब वो निश्चित तौर पर किसी की भी बने, जो एक्सरसाइज जो चलेगी 2-3 दिन सरकार बनाने की, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बने चाहे एनडीए की बने, वो कहीं ना कहीं दबावों में रहेगी। वो सरकार दबावों में रहेगी। इसमें एक तरह से एक बात तो अच्छी ये भी है, जिसको मैं मानता हूँ कि कोई एक दल की सरकार बनती है तो वो निरंकुश टाइप का भी व्यवहार करती है अपने कार्य में। तो उस पर कहीं ना कहीं जो उसके समर्थक दल जो रहते हैं, समर्थन देने वाले दल, उनका अंकुश रहेगा। वो दबावों में भी काम कर सकती है। इस तरीके से भी देख सकते हैं उसको। कुछ लोग उसको अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग उसको खराब भी मानते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक ही बहुमत। लेकिन एक युग चला गया सन 1989 के बाद तो सरकारें, गठबंधन की सरकारें हमारे देश में बनी है। लेकिन पिछले 10 साल थोड़ा अपवाद वाला रहा कि जब एक बहुमत एक दल को मिला, वो एक अलग स्थिति थी। लेकिन वापिस हम पुरानी स्थिति में आ गए। अब गठबंधन मजबूरी भी हो गया बड़े राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। उसको कहीं ना कहीं जो छोटे दल है या उनके जो विचारधारा से मेल जोल रखने वाले दल हैं, वो इधर आ जाए। अब सरकार बनेगी जिस तरीके से कहा कि अब वो जो आंध्र प्रदेश की टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की, और बिहार की जो जनता दल यू है नीतीश कुमार की, उनका रोल एनडीए की सरकार बनती है तो उस पर सबसे ज्यादा असर उन दो पार्टियों का रहेगा कि वो किस तरीके से अंकुश लगा पाते हैं। कि एक दल जो भाजपा है उसकी जो मनमानी चलने वाली चीजें होती है, कोई भी एक दल हो वो अपनी मनमानी करता है, सत्ता में बैठ जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं इस तरीके से अंकुश लगेगा। हमने 2004 से 2014 तक की सरकार देखी यूपीए की, उसमें किस तरीके की चीजें हुई। कांग्रेस पे दबाव तो रहता ही था, तो वो भी एक अच्छी चीज रही है। दबाव में कोई किस तरीके के फैसले नहीं कर पाए कोई पार्टी, कोई सरकार, तो ये दूसरे जो दल रहते हैं। अब हमारे देश की एक अलग भी मजबूरी है कि राष्ट्रीय दल तो दो ही हैं, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन जो उनको समर्थन देने वाले दल होते हैं वो क्षेत्रीय दल होते हैं। उनका हित अपने अपने राज्यों के हिसाब से अदलता बदलता रहता है। अब जैसे टीडीपी देगी समर्थन तो उसका आंध्र प्रदेश है, और जनता दल यू देगी तो उसका बिहार से है। तो जो चाहे वो इंडिया गठबंधन के दल जो देंगे समर्थन, मान लो उनकी सरकार बनती है, तो उसमें भी ऐसे दल हैं कि वो क्षेत्रीय दल है, उनका अपना क्षेत्रीय हित रहता है। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीजें बड़े दल की सरकार का, जो बड़ा दल होता है उसमें जो डोमिनेट करता है, जिसकी अगुवाई में सरकार बनती है, या यूं सरल शब्दों में कहते हैं जिसका प्रधानमंत्री होता है, उस बड़े दल की अपनी वो राष्ट्रीय नीतियों में अपनी पॉलिसी बना ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय आधार पर जो दल उसको समर्थन दे रहा है उसको संतुष्ट भी रखना होता है। उसके राज्य की क्या वो मांगे हैं या क्या समस्याएं हैं, या वो जरूरत से ज्यादा ले लेता है। अब जैसे दोनों राज्यों के अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, दोनों राज्य जो बिहार और आंध्र प्रदेश हैं वो अपना स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। अब स्पेशल स्टेटस में तो बहुत सी चीजें अलग तरीके की होती है। एक टीम जाती है, राज्य का अध्ययन करती है, एक्ट के हिसाब से होता है, वो एक नियमों में या किस तरीके से होता है। क्योंकि कल जो जयराम रमेश ने चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ लुभाने के लिए ये कहा कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दे देंगे, लेकिन उनका जयराम रमेश का कहना भी मतलब एक राजनीतिक तौर पर तो सही हो सकता है, लेकिन नियमों और उसके हिसाब से वो बड़ी मुश्किल चीज है। उसको उन्होंने कह दिया, वो एक आकर्षित सरकार बनाने की वो वहां से आ जाए, टीडीपी जो अभी एनडीए का दल है वो इसमें इंडिया गठबंधन में आ जाए, वो एक संभावना है जो आने वाले समय में बहुत सी चीजें होंगी। अब जो भी सरकार बनेगी 1-6 महीने चलेगी, उसके बाद किस तरीके की चीजें होती है, उन दूसरे दलों को वो किस तरीके से मना पाते हैं या अपने साथ एकजुट रख पाते हैं,
ये सब चीजें देखने की बात है। और जैसे जनादेश की बात हुई, जो गोविंद जी ने कहा, किसानों वाला भी मुद्दा एक था, बड़ा मुद्दा था, उसमें कहीं ना कहीं रोष था, चीजें थी। लेकिन मैं दूसरी चीज देखता हूँ, जो एक राहुल गांधी ने पिछली 2 यात्राएं जो निकाली, एक भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत न्याय जोड़ो यात्रा, तो इन दोनों यात्राओं का एक असर पड़ा, राहुल गांधी की एक अलग छवि बनी। जो पहली यात्रा निकली उसका तत्काल लाभ तो नहीं मिला, क्योंकि उसके तत्काल बाद 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब जाके उसका फायदा मिल रहा है उनकी दोनों यात्राओं को, क्योंकि उनकी छवि एक अलग तरीके के नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। तो जिस तरीके से यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में जो नतीजे आए, तो मैं उसको उस रूप में भी देखता हूँ कि जो एक कांग्रेस संगठन बिखरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस संगठन पूरा बिखरा हुआ है देश भर में, लेकिन नेता की छवि कैसी हो जिसके आधार पर कुछ वोट मिल सके और पार्टी को कहीं ना कहीं कंट्रोल रख पाए। जैसे राजस्थान के ही जो नतीजे हैं सामने आए कि 14 जीत पाए और 11 इंडिया गठबंधन जीत पाए। सुभाष जी, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बात होती थी चुनावों के दौरान, तो वो 7-8 सीटों का तो जिक्र करते थे, तो कहते हैं 7-8 सीटों पे तो हमारी टक्कर है, लेकिन 11 जीत गए तो उससे वो भी चौंके। 8 सीटें तो कांग्रेस जीती और 3 जो उसके गठबंधन के साथी थे वो जीते। अब इसके पीछे ये माना जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी एक अच्छी रणनीति बनाई, लेकिन भविष्य में कांग्रेस किस रूप में इन चीजों को आगे लेके चलती है, कि कांग्रेस की एक बड़ी समस्या जो दूसरी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी गुटबाजी होती है। राजीव जी, मैं आपको कल नतीजे आए जी, मैं आपको थोड़ा सा एक्चुअल में हम विचार इस पर कर रहे हैं कि जनता ने खंडित जनादेश, जिसको पत्रकार जनरली खंडित जनादेश कहते हैं, वो क्यों दिया। इस पर ये फोकस हम अगर करें कि खंडित जनादेश क्यों आया, जबकि बीजेपी जब उतरी मैदान में तो 400 पार के साथ उतरी और लगातार अपना नैरेटिव 7 चरणों में बदलती रही। तो जनता ने उनकी बात पर अब की बार भरोसा पूरी तरह नहीं किया, लेकिन उसने बीजेपी को पूरी तरह खारिज की। तो इसके क्या कारण? जी बताएं। नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे। ओके, हाँ। अच्छा, एक तो इश्यू इसका है, जो मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, जी 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 इससे पहले आता है आपने जो अभी कहा, जो रेस किया पॉइंट, खंडित जनादेश, ये पहले वाला पॉइंट है। वैसे जी जनादेश का नेचर क्या, मैंडेट क्या है अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और ये डिनायल है या अप्रूवल है लोगों का, ये सोचना चाहिए। 400 से स्टार्ट किया था, अब की बार 400 पार, उसके बाद 300 पे आ गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 400 भी बीच बीच में बोलते रहते थे, और अभी 200 प्लस में आ गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली एक स्नैबिंग है, रिब्यूक है, और अप्रूवल नहीं है। ठीक है, तो काफी सीट्स आ गया, 200 प्लस कम नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन ये ज्यादा अप्रूवल नहीं है। और इसका जो है, मजबूत सरकार बिल्कुल ही नहीं बनेंगे अगर पहले वाला दादागिरी मजबूती मान सकते तो, लेकिन ज्यादा टॉलरेंट सरकार बन सकता है, जो ज्यादा कंसल्टेटिव सरकार बन सकता है, अपने जो है अलायंस पार्टनर्स से बात करके डिसीजंस लेने वाला सरकार बन सकता है। एक तो फायदा भी है वैसे, और मजबूरी तो रहेगा ही। तो जैसे जो गोविंद जी ने जिक्र किया, ये राजीव जी ने जिक्र किया, पार्टनर्स अपना जो फ्लश, पाउंड ऑफ फ्लश अपना तो मांगेंगे ही, और स्पेशल स्टेटस जो भी है वो खराब नहीं है, वो तो अपना उनकी डिमांड है। ठीक है, उसमें काफी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बनता है, अगर वो दे सकता है तो ठीक है। लेकिन एक इसमें खतरा यह है, बाकी लोग भी मांगेंगे, राजस्थान तो कब से मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पहाड़ी स्टेट, मरुभूमि है, ये सारे, इसीलिए ये इश्यू भी काफी आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होगा, और डिपेंडेबिलिटी बढ़ेगा। और इन दोनों का, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शाह, अमित शाह वाला जो है,
उसमें तो ये दिक्कत है, खुद के पार्टी वालों में भी सफोकेशन रहता था। वो उनके लिए बेटर होगा ये अभी का जो स्थिति, ये सिनारियो जब बनता है, ये कंटिन्यू होता है गवर्नमेंट। मान लो इंडिया अलायंस का जो गवर्नमेंट आता है, सपोज सपोज एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। काफी डाइवर्सिटी इसमें होंगे ही, और जो है मेजोरिटी जुटाने में दिक्कत भी रहेगा। मान लो बन गया, काफी फ्रेशनेस होंगे गवर्नमेंट में, क्योंकि राहुल गांधी जैसे फ्रेश फेज अगर टीम को लीड करता है पूरा कंट्री के लिए, तो काफी इंस्पायरिंग चीज तो है ही। नौजवान और प्यार बांटने वाला आदमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एफिशिएंसी की बात अलग है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मोदी जी की गारंटी टाइप है मामला। लेकिन ये पोटेंशियल है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल मैं साइट करना चाहूंगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ आया गवर्नमेंट बनाने के लिए, लोगों ने कहा 3 महीना, 3 महीने ही रहेंगे, इस तरह के लोग है ये, इतना डाइवर्स इनका कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है, और कभी नहीं साथ नहीं रहे, ये बिखरेंगे जल्दी। लेकिन इन्होंने अच्छा गवर्नमेंट, 2.5 साल अच्छा गवर्नमेंट, बीच में इंटरफियरेंस हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, गवर्नमेंट को ब्रेक कर दिया, उससे पहले अच्छा गवर्नमेंट दिया है। ये पॉसिबल है म्यूचुअल रेस्पेक्ट से, अंडरस्टैंडिंग से, और ये जो कमिटमेंट है, चलाना है, कोalition धर्म होता है इसमें, उससे अच्छा चल सकता है। जी। अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। मैं मैंडेट की बात बारंबार इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंडेट अगर हम देखें तो ये मैंडेट साफ तौर पर बता रहा है कि जनता ने विभाजन की राजनीति को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, और उसमें जो विभाजन की राजनीति करने वाले थे उनको पेनलाइज किया है। मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेता हूँ कि उन्होंने देश में 10 साल विभाजन की जमकर राजनीति की, और अयोध्या के उनके कैंडिडेट को हराकर जनता ने साफ संदेश दिया है कि इस देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर चोट वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये जो मैंडेट आया है, गोविंद जी बताएंगे, ये मैंडेट पूरे देश में एक जैसी धुन में क्यों आया है? वाजी, जो आपने बात शुरू की, कि बहुत कारण है, कई कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से देश की जनता ने लगभग एक तरीके से सोचा। हम दक्षिण भारत के लिए कहते हैं कि दक्षिण भारत तो भाजपा गैर भाजपाई हिस्सा है, वहां से बीजेपी को कुछ सीट मिली। लेकिन ओवरऑल अगर हम कारणों की बात करें तो धर्म की राजनीति एक बड़ा कारण था, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जनता द्वारा नकारना एक कारण था। अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास की भी सीटें गई, और उत्तर प्रदेश जिसको हम हिंदुत्व की प्रयोगशाला कह रहे थे पिछले 20-30-40 सालों से, 90 के बाद के दौर में, उस प्रयोगशाला में बीजेपी को 35 सीटें मिलना, उससे भी कम सीट मिलना, जहां 80 में से 80 की बात बीजेपी कर रही थी, एक बार 70 मिली, एक बार पिछली बार 62 मिली, इस बार लोगों के अनुमान थे कि 50-52 तक जाएगी। लेकिन एक योगेंद्र यादव थे जिन्होंने कहा कि अगर ये 40 भी चली जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं बार बार उस आदमी को इसलिए याद करता हूं कि उसका बहुत सीधी लाइन। तो एक ये हिस्सा हो गया। इसके बाद मुझे लगता है कि हार के जो, मतलब इस जनादेश के जो कारण है, मैं बीजेपी की हार के तौर पे ही देखता हूं इसको। गठबंधन को भला ही बहुमत मिला हो, एनडीए को, लेकिन ये बीजेपी की हार इसलिए है कि 303 से और 240 पे लाके रख दिया जनता ने। इसका मतलब स्वीकारा तो नहीं, जो सनी जी ने कहा कि निश्चित तौर पे उसने अस्वीकार किया, और उस अस्वीकार करने के जो कारण है, मैं फिर उनकी बात करता हूं। तो सबसे पहले जो धर्म की राजनीति को नकारा जनता ने, वो अपनी जगह। उसके बाद फिर दूसरा बड़ा कारण जो व्यक्तिवादी राजनीति थी, मैं मेरे साथी पैनलिस्ट मेरे से असहमत हो सकते हैं, आप भी असहमत हो सकते हैं,
हमारे दर्शक भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये असहमति ही इस देश की ताकत है। अगर हम सकारात्मक तरीके पे जा रहे हैं तो मोदी जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से पार्टी के तौर पे, फिर मोदी जी, जो सनी जी कह रहे थे कि सामने कोई सुनने वाला होता ही नहीं, बोलने वाले बोलते थे। इवन देखिए, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को, जो बीजेपी का सबसे मजबूत आधार है, उसको भी एक जगह पे जाके कहना पड़ा कि भाई मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की संस्कृति में नहीं है। आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति मत करिए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि नड्डा साहब ने बीच चुनाव में पहले चरण के बाद ही शायद ये कह दिया कि अब हम बालिग हो गए और अब हमको किसी उंगली पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, अब हम अपने निर्णय खुद करने लगे हैं। तो उस निर्णय खुद करने का नतीजा ये हुआ कि फिर मतदान धीरे धीरे घटता गया। तो एक बड़ा कारण मतदान घटने का वो हुआ, संघ की अरुचि, संघ स्वयंसेवकों की अरुचि। और इसके बाद ये जो व्यक्तिवादी राजनीति हुई, इसके चलते जो फैसले होने लगे, और फिर तो सारी चीजें आप देखते जाइए कि जो जो भी हुई, जहां जहां तक भी बातें कही मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और जो कुछ भी हुआ, मुजरा भी हो गया। तो भारत की जनता, इस देश की जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती। बहुत उसको अच्छा लगता है कि भाईचारे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि राम को इस देश का हर इंसान चाहता, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। राम से किसी को तकलीफ नहीं है, हिंदू से किसी को तकलीफ नहीं है, हिंदू धर्म से किसी को तकलीफ नहीं है। और सब उतने ही हिंदू हैं, सब उतने ही बौद्ध हैं, जैन है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, जितना हर दूसरा होता है, मुस्लिम है। सब अपने अपने धर्म के लिए, और कट्टर होने में कोई बुराई भी नहीं है, मैं वहां तक भी जाता हूं। लेकिन मेरे धर्म की कट्टरता को दूसरे धर्म के लोगों के लिए असुविधा का कारण बने। जिस विवेकानंद स्मारक पर प्रधानमंत्री जी अभी चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के बाद गए, उन विवेकानंद का संदेश पढ़िए आप। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन्हीं विवेकानंद ने जब शिकागो में जाके अपना भाषण दिया, तो सबसे बड़ा जोर उनका इस बात पर था कि हमको सभी धर्मों की एकता को बनाए रखना चाहिए। फिर जो कारण की हम बात करें, आरएसएस की अनदेखी का हो गया, अहंकार हो गया, बड़े नेताओं की पार्टी की अनदेखी हो गई, और फिर महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बड़ी समस्याएं थी, नौकरियों का घटना, तनख्वाहों का कम होना, छटनी होना, अग्निवीर, मतलब लोगों को लगता था कि यार फौज में जा रहा है आदमी तो एक डिग्निटी के साथ जा रहा है, अपने जीवन को देने के लिए जा रहा है, और 4 साल बाद आप घर चले जाइए। उसके पीछे की कहानियां, उसके पीछे के कारण, वो भी सोच समझ के की गई थी योजना, सरकार ने जो लागू की, उन पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन 4 साल बाद बेरोजगार होकर घर बैठ रहा है। मेरी जिस भी आदमी की तनख्वाहें थी ज्यादा, वो तनख्वाहें कम हो गई इस कोरोना और उसके बाद के दौर में। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। महंगाई कहाँ हो गई, पेट्रोल डीजल कहाँ हो गए, संविधान की बात हो गई। फिर सबसे बड़ा बात जो हुई लास्ट में, जो राजीव जी ने भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और सनी जी ने कहा राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी, कांग्रेस और बाद में फिर इंडिया दल के सभी दलों ने मिलकर के लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, तो ये सब चीजें एक साथ जुड़ी कि लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। संविधान अगर नहीं रहा तो लोगों ने, बहुत समझदार लोगों ने, लोग उसके लिए कहते हैं कि वो शायद SC ST, उन लोगों ने ही सोचा, नहीं, जो लोग और भी अच्छे सोचने वाले थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिए हो, राजपूत हो, जैन हो, जो कुछ भी हो, सारे जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों ने ये सोचा कि अरे अगर संविधान बदला जाता है तो देश का नुकसान होगा। अगर हम एक दलीय शासन प्रणाली की तरफ जाते हैं या राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तरफ जाते हैं, तो वो इस लोकतंत्र का मूल स्वरूप नहीं होगा, वो संघीय ढांचा तो उसमें कहीं नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देख करके फिर हर घर में जब वोट आदमी डालने जाता है, तो निश्चित तौर पर भावनाएं होती हैं। एक तरफ मेरे राम है और एक तरफ मेरा बच्चा है। तो वो जब बच्चा मुझे बेरोजगार दिखता है, या नौकरी लगने के बाद हटा हुआ दिखता है, या उसकी नौकरी लगने के बाद तनख्वाह कम हुई दिखती है, तो फिर वो भावना उस राम पर हावी हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से ये परिस्थिति बनी। और भी बहुत कारण है जो अभी चर्चा में शायद लंबी हो जाएगी। जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र